दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के पार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। आज पीएम मोदी स्पेनिश समकक्ष के साथ आएंगे वडोदरा। गुजरात को मिलेगी विमान फैक्ट्री समेत करोड़ों की सौगात। तवांग में सैनिकों संग दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री। सेना ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अरुणाचल के तवांग में ITBP जवानों के साथ होंगे राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव की MBA को चेतावनी। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं, मनचाही सीटें नहीं मिलने से अखिलेश नाराज। ज्ञानवापी विवाद पर रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान, हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यूपी में निजी अस्पतालों में नहीं बेच सकेंगे मनचाहे ब्रांड की दवा। भंडारण पर लगेगी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वायनाड में प्रियंका गांधी करेंगी 3 नुक्कड़ सभाएं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से आज कई ताबड़तोड़ रैलियां करती नजर आएंगी। आपको बता दें, पहली रैली मेनांगड़ी, दूसरी पनामाराम और तीसरी पोचू थाना में रैली को संबोधित करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज वायनाड लोकसभा सीट से रैलियों को संबोधित करती नजर आएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज वायनाड लोकसभा सीट जो कि काफी चर्चा में है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहां से कांग्रेस की उम्मीदवारी पेश की है, और क्या कुछ जानकारी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चुनावों में आगे बढ़ती नजर आ रही है? प्रियंका गांधी आज केरल में हो रहे वायनाड उपचुनाव में आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और बाकायदा इसके लिए 3 नुक्कड़ सभाओं को भी रखा गया है, जिसमें प्रियंका गांधी इनको आज संबोधित करेंगी। हालांकि केरल कांग्रेस की टीम के तरफ से लगातार वायनाड की लोकसभा सीट के उपचुनाव में चुनाव प्रचार तेजी के साथ किया जा रहा है और इसमें प्रियंका गांधी अपनी लगातार मौजूदगी दर्ज करा रही है और जनता से डोर टू डोर और सीधे संपर्क करने में लगी है। आज अगर प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार अभियान को डोर टू डोर और रोड शो को छोड़ दिया जाए तो 3 चुनावी जनसभाओं में तब्दील करेगा। पहली चुनावी जनसभा प्रियंका गांधी 11 बजे मीना गाड़ी में करेंगी, जो सुल्तान वैतरी इलाके के अंदर आता है। वही दूसरी चुनावी जनसभा जो आप करेंगी वो पारम इलाका रहेगा, और जो चौथी चुनावी जनसभा 4 बजे के आस उजतू थाना क्षेत्र में करेंगी। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी लगातार महिला सम्मेलन कर रही है, जो छोटे छोटे सम्मेलन हो रहे हैं, जिनमें एक क्षेत्र की महिलाओं को इकट्ठा करके लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा, संविधान का मुद्दा, इसके साथ ही साथ गांधी परिवार के विरासत के तौर पर वो वायनाड की जनता को लगातार विश्वास दिलाने में लगी है कि जिस प्रकार राहुल गांधी यहाँ वायनाड से पिछले 5 साल उन्होंने जनता की सेवा की, हर दुख दर्द, हर भी खुशी और अनहोनी में लगातार वो शामिल होते रहे। उस विरासत को आगे बढ़ाते हर एक समय वो वायनाड की जनता के लिए लगी रही। ये वायनाड की जनता को भरोसा दिलाने में प्रियंका गांधी लगी हुई है। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी पर कितना भरोसा होता है और वोटों में कितना तब्दीली लाता है और कितने आंकड़े के साथ वो वहां पर दर्ज करती है। हालांकि राहुल गांधी ने वायनाड की लोकसभा सीट पर एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ जीत दर्ज की थी। जी, अब देखना होगा कि इस बार के रिजल्ट क्या कुछ आएंगे, और वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश की बात में आगे बढ़ते हैं और राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने
14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अहम जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने देर रात एक और सूची जारी की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और सूची जारी की और जिसमें आपको बता दें, कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सूची जारी की है। देर रात एक और सूची कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें, अंधेरी पश्चिम से अशोक जाधव को टिकट दिया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही सचिन सावंत की जगह अशोक जाधव को प्रत्याशी बनाया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं और इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देर रात एक और सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की, जिसमें अंधेरी पश्चिम से अशोक जाधव को दिया टिकट। कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अंधेरी पश्चिम से अशोक जाधव को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। साथ ही आपको बता दें, देर रात कांग्रेस पार्टी ने एक और सूची जारी की, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वोटिंग का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है, 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ती नजर आ रही है? अखिलेश जी। अखिलेश जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, देर रात एक और सूची कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई है। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक और सूची जारी की है। देर रात एक और सूची जारी की, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक और सूची जारी की गई है। कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ते नजर आ रही है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की कैंडिडेटों की घोषणा से पहले और चुनावी प्रचार अभियान को शुरू करने से पहले कांग्रेस वहां पर संविधान बचाओ सम्मेलन शुरू कर रही थी। संविधान बचाओ सम्मेलन में बाकायदा राहुल गांधी को मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र में बुलाया जा रहा था। इन आयोजनों के साथ साथ जनता के साथ राहुल गांधी संवाद करने के दौरान लगातार ये कह रहे थे कि संविधान को खतरा है, संविधान को कांग्रेस खतरा नहीं पहुंचने देगी। इसके बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को जो भी करना पड़ेगा वो संघर्ष की लड़ाई को वो लड़ेंगे। ये भरोसा लगातार महाराष्ट्र की जनता को दिलाया जाता रहा है और इसकी सीधी सी वजह है कि संविधान को मानने वाले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। संविधान को अंबेडकर की वजह से वो लोग सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं और संविधान को ही लेकर वहां पर रोजगारी,
बेरोजगारी, इसके साथ ही साथ जनसंख्या की गणना यानी जनसंख्या का गिनती कराना, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में लगी हुई है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस उठा रही है सवाल। तो अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में जब बीजेपी का भी चुनाव प्रचार शुरू होगा और एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट के जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो ये देखना होगा कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार की रणनीति को बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट के हिसाब से कैसे बदलती है। बिल्कुल, और कौन से मुद्दे जनता के जहन में घर कर जाएंगे वो तो आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक सूची जारी की जिसमें 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एनसीआर की हवा आज भी बनी है जहरीली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वायु सूचकांक में बहुत थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, कल वायु सूचकांक 249 था और दिल्ली एनसीआर की हवा आज भी जहरीली बनी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी लगातार दिल्ली एनसीआर की AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए। अखिलेश जी, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की AQI लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी, क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं? अखिलेश जी, दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के समय दिल्ली एनसीआर में धुंध की पतली परत छाई सी रहती है। इसके साथ ही साथ लगातार सूचकांक भी है अब फिलहाल हल्का सा गिरना शुरू हो गया है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सूचकांक दिल्ली के आनंद विहार इलाके में दर्ज किया जाता था, वहां पर भी थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। जो करीब 349 के आसपास रहा करता था वो 330 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इस तरह से अभी भी खराब श्रेणी में इसको दर्ज किया गया है। वही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लगातार दिल्ली के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों के तौर पर देखा जाए तो 300 से 400 के बीच लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़े बने हुए। लेकिन जिस तरह से पिछले बार ये वायु प्रदूषण में गिरावट के साथ ही साथ धुंध जो छाई रहती थी उसमें कमी देखी गई, लेकिन जिस प्रकार दिल्ली से सक्रिय हुई और दिल्ली के सरकार ने इन चुनौतियों से लड़ने के लिए कदम उठाना शुरू किए, दिल्ली के सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वाटर गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही होती है, जहां पर गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है, उन इलाकों में 24 घंटे लगातार पानी की बौछार की जा रही, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, स्मोक गन से पानी का किया जा रहा है, ताकि जितना प्रदूषण गाड़ियों से होता है उसको आसमान में जाने के बजाय पानी के साथ छिड़काव के साथ इसको नीचे लाना। इसमें दिल्ली सरकार ने जो कदम तेजी के साथ उठाए थे उसको लेकर काफी कामयाबी नजर आती है। बिल्कुल अखिलेश जी, और जिस तरीके से ज्यादा प्रदूषण में सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं ये भी निकलकर सामने आया, जिसके कारण लोगों से कहा गया कि आप मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक पर ना निकलें, और भी कई सारे उपाय बताए गए। तो क्या लोग इनको फॉलो करते नजर आ रहे हैं? देखिए, जिन लोगों की सांस की समस्या है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो लोग सुबह में जब वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता था, उस समय आसमान में एक धुंधली परत भी छाई रहती थी धुंध की, इसलिए उसमें लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये सलाह दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी ये
बाकायदा जारी करके कहा गया था कि जिन लोगों को सांस संबंधी कोई भी बीमारी है या उनको सांस संबंधी कोई परेशानी होती है तो वो सुबह और शाम का जब प्रदूषण ज्यादा होता है और वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादा खराब होता है उस दौरान घर से निकलने से बचें। अगर वो इवनिंग और मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं तो उससे उनको बचना चाहिए ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन एक चीज इसमें और सबसे खास बात बता दें कि अभी ये चुनौती गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार भले ही हल्का सा देखने को मिल रहा हो, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती दीपावली में फोड़े जाने वाले पटाखों को लेकर होगी। दीपावली के बाद जो प्रदूषण एक बार फिर दिल्ली में बढ़ेगा और वो दिल्ली का जो एक सप्ताह लास्ट का होता है जब पटाखे फोड़ने के बाद प्रदूषण बढ़ता है और एक कई दिनों क्या इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं अखिलेश जी? सरकार की तरफ से दिल्ली में पटाखों की बिक्री और पटाखों को जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ताकि, और इसके अलावा एक और धान की जो पराली है जलाने पर वो किसानों को भी रोक लगा दिया, उसमें जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर सरकार कड़ाई से मैदान में उतरकर उनका पालन कराने में लगी है। एक तो पटाखों की बिक्री नहीं होनी चाहिए, पटाखे बिक्री नहीं होगी और पटाखे पूरी तरह से दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया, पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। दो चीजों को नियंत्रण करके सरकार वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा दर्ज कराने के लिए तैयारी में लगी। इसके साथ जो एयर सेंटर बने हुए हैं जहां पर वायु का फिल्टर किया जाता है तो वायु प्यूरिफिकेशन सेंटर को भी एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ साथ एलजी की तरफ से कुछ कर्मियों को भी दिया गया है कि जिनको कम से कम 2 से 3 महीने लगाया जाए और वो लोगों को सड़क पर उतरकर जागरूक करें। तो इस तरह की भी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। यानी दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आबो हवा जहरीली ना हो, वायु लोगों को शुद्ध मिले, इस पर काम कर रही है। लेकिन फिर भी सरकार की अग्नि परीक्षा दीपावली के बाद एक बार फिर देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां का AQI अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। NCR की हवा आज भी जहरीली बनी हुई है। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में यमुना नदी सफेद झाग की मोटी परत से ढक गई है। यमुना का ये हाल होते बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में यमुना नदी सफेद झाग की मोटी परत से ढक गई है। यमुना का ये हाल होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। यमुना की इस हालत के लिए दोनों ही एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने दावे को सही बताने के लिए गुरुवार को यमुना नदी में डुबकी लगाई थी। इसके बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत और स्किन में जलन की शिकायत हुई। हालत खराब होने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का दावा है कि यमुना नदी का पानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। The foam per se is problematic, but only on the acute stage. Say it creates a respiratory and some skin irritations and all. But the underlying root cause of these foams, which is heavy organic loads and surfactants, which cause the foam, are a bigger issue, are a bigger health concern. The organic load into the water generates more bacteria, more coliform counts, and consuming that water causes waterborne illnesses like diarrhea and typhoid, etc., etc. So that is a bigger concern to the human health, to the public health, and of course we have seen aquatic health also getting affected significantly because of this organic load into the Yamuna basin. IIT कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरणीय और मानव जनित वजह जहरीले झाग का कारण बनते हैं। जैसे जैसे मानसून की विदाई होती है, यमुना का जल स्तर कम होने लगता है। इसके अलावा यमुना का पानी गर्म होने की वजह से पानी की सतह के तनाव को कम कर देता है।
So it has been quite well documented and well researched now that two major causes for the froth are the surfactants, which is the phosphate-based surfactants, and also the untreated sewage which flows in the Yamuna, especially in the heavily populated area starting from Delhi till Agra, and of course it goes on further and further towards Bay of Bengal. But primarily the froth is it is more profound in this area because of the heavy sewage inflows as well as the phosphate-based detergent. विशेषज्ञों की माने तो यमुना में झाग नदी में मौजूद पौधों के सड़ने और सीवेज से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से बनते हैं। इन झागों में अमोनिया और फॉस्फेट का लेवल हाई होने से सांस के मरीजों और स्किन के लिए खतरा बना रहता है। सीवेज और औद्योगिक कचरे जितने भी हैं उनका सही तरीके से प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होके ही वो नदी में उसको छोड़ा जाए, तभी वो होगा। इसके अलावा तमाम प्रोग्राम्स होते हैं या तमाम आपके कार्यक्रम होते हैं, घरों का जो डिटर्जेंट होता है वहाँ पे भी हम लोग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, नदी के लिए हानिकारक है। तो इसके साथ में जल संरक्षण, उसके लिए भी हमें ध्यान देना होगा। नदी के किनारे जितने भी कॉलोनीज हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट का और जल संरक्षण का पूरा इंतजाम होना चाहिए। मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि यमुना के पानी में अमोनिया के हाई लेवल ने दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी प्रभावित किया है। इससे दिल्ली के बड़े इलाके में पीने के पानी की सप्लाई में बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों ने राज्य और केंद्र सरकार दोनों से यमुना में प्रदूषण को रोकने की अपील की है। उम्मीद है कि सियासी दल मतभेदों को भुलाकर यमुना की सफाई के लिए मिलकर कोशिश करेंगे, जिससे दिल्ली और दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली में जल्द ही कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लग सकता है। दरअसल कबूतरों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम उन स्थानों पर रोक लगाने की योजना बना रही है जहां कबूतरों को दाना डाला जाता है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो फुटपाथ, गोल चक्कर और सड़कों के किनारे कबूतरों को दाना डालने पर रोक लग सकती है। दिल्ली में डॉक्टरों ने पक्षियों की बहुत ज्यादा आबादी से होने वाली संभावित बीमारी का हवाला देते हुए एमसीडी के उस प्रस्ताव का स्वागत किया है जिसमें कबूतरों को खाना खिलाने वाली निश्चित जगहों पर बैन लगाने की बात की जा रही है। दिल्ली नगर निगम कबूतर की बीट से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए इस पर फैसला ले सकता है। कबूतर की बीट से साल्मोनेला, इकोली और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी हो सकती है। इनसे सांस के मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है और एलर्जी भी हो सकती है। अगर एमसीडी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो फुटपाथ और चौराहे पर जिन जगहों पर कबूतरों को दाना डाला जाता है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। डॉक्टरों ने कबूतर की बीट से फैलने वाली उन बीमारियों के बारे में भी चिंता जताई जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ा सकती है। Yeah, I think it's the right step, and if you look at many countries, this pigeon feeding is banned. First of all, we need to understand why this pigeon is creating problem. They must be creating problem. That's why we are planning to ban, right? So it's a wild animal. It's a wild, you can say. The problem is the dropping of the pigeon. What happens? Patient can, a normal human, when inhale the pigeon dropping, it can lead to lot of problems. The very common is hypersensitive pneumonitis. These spots are creating a health hazard because they are a very heavy concentration of pigeon droppings. And a lot of birds which come and they, when they flutter, these pigeon droppings have spores, they spread it out in the air.
These spores are concentrated with cryptococci or fungal spores. Most of them, majority are cryptococcal, histoplasma, not only in India but worldwide they have been caught. These spores also contain bacteria and viruses. The most significant ones are the Salmonella, which commonly causes diarrhea or typhoid. स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा कबूतर की बीट एसिडिक होती है। इस वजह से ऐतिहासिक इमारतों और सरकारी इमारतों को काफी नुकसान होता है। कबूतर की बीट से गंदी हुई इमारतों को साफ कराने में एमसीडी को हर साल लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। करोल बाग, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट जैसी जगहों पर अक्सर लोगों को दाना डालते हुए देखा जा सकता है। इस वजह से कबूतरों का दाना बेचने की कई दुकानें भी खुल जाती हैं। अगर कबूतरों को सार्वजनिक स्थान पर दाना डालने पर रोक लगती है तो इन दुकानदारों की कमाई भी प्रभावित होगी। दबाव तो बहुत कुछ पड़ेगा, इससे भी 50 बंदे जुड़े हुए इसके जो दाना बेचते हैं, ठीक है जी। अब ये मंदिर में काम होता है, जो हमारी कृषि दुकान लगती है, और जो बेचारे ये पक्षी है ये तो भूखे मर जाएंगे, इनका कौन देखभाल करेगा भाई? इसकी देखभाल तो हम करते हैं, हर चीज़ की। इनके लिए हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं, इनके लिए हम हॉस्पिटल में भी बुलाते हैं, सब कुछ खुला हुआ इनके लिए। ठीक है सर, आपकी जीवन शैली पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? मतलब आप कितना कमा लेते हैं, क्या नुकसान होगा आपका? नुकसान तो हमारा बहुत कुछ होगा जी। इससे कम 500, 600, 700 रुपये का रोज का बिकता है, ठीक है जी। अब ये नुकसान नहीं होगा तो बताओ क्या करेगा आदमी? कबूतरों को दाना डालने वालों ने एमसीडी के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए साफ सफाई की जरूरत पर जोर दिया। काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, दाना डालता हूँ, ठीक है। गाय को रोटी भी डालता हूँ। तो ये कबूतरों को दाना आप क्यों डालते हैं, क्या रीजन है? जैसे हमारा पेट है वैसे इनका पेट है, जानवर है, पशु है, उनको भी कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ना शाम को। तो सर एमसीडी का ये कहना है कि इससे बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए ऐसी जगहों को खत्म करने वाले हैं, वो आपको क्या लगता है? खत्म तो करने वाले ठीक है, एमसीडी सही है, मैं इसकी सफाई रखें, एमसीडी की लेबर लगाएं, इनको सफाई रखें, इनको भी चाहिए ना काम की, इनको भी चाहिए। एमसीडी के मुताबिक ये प्रस्ताव अभी शुरुआती फेज में है। मौजूदा फीडिंग स्थानों का सर्वेक्षण करना और इस प्रथा को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी करनी होगी, क्योंकि कबूतरों को दाना डालने की तस्वीरें दिल्ली में दिखना बहुत आम बात है। देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजस्थान की। जयपुर में सभी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और त्योहारों पर होने वाली आतिशबाजी के लिए जयपुर दुनिया भर में फेमस है। खासकर दीपावली पर तो जयपुर का नज़ारा ही अलग होता है और जो आतिशबाजी के लिए जो पटाखे तैयार करते हैं उनकी भी जयपुर में एक अलग पहचान है। जयपुर में राजा महाराजाओं और राज परिवार के लिए आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने के लिए जयपुर के शोरगढ़ सबसे ज्यादा फेमस है। राजस्थान में जयपुर की दिवाली में सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का अद्भुत मेल होता है। यहाँ मुस्लिम परिवार 300 साल से ज्यादा समय से पटाखे बना रहे हैं। मशहूर शोरगढ़ समुदाय ने राजा महाराजाओं के समय से आतिशबाजी उद्योग को विकसित करने में अहम योगदान दिया है। शोरगढ़ शब्द पटाखों में इस्तेमाल होने वाले सोडियम से बना है। शोरगढ़ समुदाय की जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी है। माना जाता है कि राजा मानसिंह ने इन कारीगरों को पटाखे बनाने के लिए आमेर में बसाया था। आज भी वे दिवाली समेत तमाम अहम मौकों के लिए पटाखे बनाते हैं। राज परिवार में अभी भी पटाखे जाते हैं, पहले भी जाते थे। दरअसल में पटाखों का इतिहास जयपुर में तो राज परिवारों से हुआ है। जब सवाई माधो सिंह जी की सिल्वर जुबली जयंती थी, उसी समय हमारे जो बुजुर्ग थे वो तोपखाने पे काम किया करते थे, गोला बारूद बनाने का, और उसी समय उन गोला बारूद के अंदर उन्होंने रंगीनियाँ डाल करके रोशनियाँ की। ठीक है, तब से ही इस आतिशबाजी का आविष्कार यहीं से हुआ। सर, कितने परिवार आज भी पटाखों से जुड़े हुए हैं और कितने छोड़ चुके हैं? देखिए, छोड़ने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी करीब जो है 200 परिवार इस पटाखों से जुड़े हुए हैं। पटाखे बना रहे हैं 1970 से। कौन सी पीढ़ी है सर? ये हमारी 4th जनरेशन है। पटाखे राज परिवार में भी जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं, राज परिवार में भी जाते हैं। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें भी जाते हैं। कितने परिवार आज भी कितने परिवार आज भी इस काम से जुड़े हुए हैं और कितनों ने छोड़ दिया?
जो अफगानिस्तान से आए थे वो आज भी करीब 5-7 परिवार ही बचे हैं जो ये कार्य करते हैं, बाकी सब लोग छोड़ चुके हैं। हर साल दिवाली से पहले दूर दूर से लोग पटाखे खरीदने के लिए जयपुर आते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब शोरगर समुदाय पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बना रहा है। अफगानिस्तान से हम लोग अब चौथी पीढ़ी है जो कि पटाखों का काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा काम जो है मेनली आतिशबाजी का राजा महाराजाओं के लिए हुआ करता था। अब चीजें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी का नया यूज हो गया है। अब शादी ब्याह में भी आतिशबाजी का प्रयोग होता है, अब दिवाली के पटाखे भी जलाए जाते हैं। हम उन सब चीजों को ही बनाते हैं। ग्रीन पटाखे से पॉल्यूशन कम हुआ है। जैसे कि पॉल्यूशन इंडेक्स जो पहले बढ़ा हुआ था, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन के चक्कर में पटाखों को बैन किया गया, उन्हीं वजह से गवर्नमेंट ने ग्रीन पटाखे स्टार्ट किए थे। अब ग्रीन पटाखे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इससे पॉल्यूशन की हमें कमी महसूस होती है। ये दूसरा साल है इनसे लेने का। इनकी विशेषता ये है कि इनके पटाखे ब्रांडेड हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, कोई लोकल ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि फिशी प्रोडक्ट नहीं है। और मोस्ट ऑफ द आइटम इनके सारे ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने में जैसे गाइडलाइन है अपनी गवर्नमेंट की, तो दे आर अबाइडिंग विद देयर गाइडलाइंस। बेहतरीन आतिशबाजी बनाने के हुनर की बदौलत शोरगर समुदाय की शोहरत देश विदेश में फैल गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। C-295 विमान का अनावरण आज आपको बता दें, भारत में बनाए गए पहले C-295 विमान का अनावरण है आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां ये खुशी का अवसर है कि स्पेन के राष्ट्रपति यहां हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें इस विमान के अनावरण के बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां भारत की पहल का ये ऐतिहासिक दिन होगा। आज C-295 विमान का अनावरण है। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां C-295 विमान का आज अनावरण और भारत में निर्मित पहले C-295 विमान का अनावरण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अनावरण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये खुशी का अवसर है कि स्पेन के राष्ट्रपति यहाँ पर हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये खुशी का अवसर है कि स्पेन के राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं। C-295 विमान का अनावरण के स्पेन के राष्ट्रपति गवाह बनेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विमान मेक इन इंडिया का है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी बने हुए। अखिलेश जी, भारत में बनाए गए पहले C-295 विमान का आज अनावरण है, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ इस विमान को लेकर खास बातें हमारे दर्शकों को बताएं। गुजरात में आज मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाए गए विमान का आज अनावरण होना है। अनावरण को लेकर काफी तैयारियां जोर शोर से पहले से की जा रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल ही गुजरात पहुंच गए थे और वो बड़ोदरा में थे। वहां पर उन्होंने तैयारियों को जायजा लिया। इसके साथ ही साथ देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बड़ोदरा पहुंचे और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात पहुंच रहे हैं। इसके साथ स्पेन के प्रधानमंत्री भी वहां आ रहे हैं। उनकी मौजूदगी में भारत में ये बने मेक इन इंडिया, भारतीय मेक इन इंडिया के तहत इस विमान का अनावरण किया जाएगा और देश दुनिया के सामने भारत अपनी वो क्षमता नई विकसित कर रही है, उसका प्रदर्शन करेगा कि भारत भी अब विमानन क्षेत्र में अपने यहाँ खुद के विमान बनाने की आगे की दिशा में बढ़ गई है। वो जो विमान अपने देश में इस्तेमाल करेगी, इसके साथ ही साथ वो दुनिया के अन्य देशों के लिए भी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही साथ डाटा सिस्टम को लेकर भी एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। उस डाटा सिस्टम का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री और स्पेन के
प्रधानमंत्री दोनों लोग आज गुजरात में एक बड़ी उद्योगपतियों की बैठक रखी गई है। इस बैठक में पीएम मोदी और प्रधानमंत्री स्पेन के एक उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वहां पर उनसे वार्ता होगी ताकि भारत और स्पेन के बीच में उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए स्पेन की अहम भूमिका भारत में क्या हो सकती है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम के साथ बैठक में ये बातें द्विपक्षीय होंगी। इसके अलावा विमान के तौर पर देखा जाए तो भारत अब रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी मजबूती के साथ देश दुनिया के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। मेक इन इंडिया के तहत निर्मित किए गए विमान को लेकर अब आज ये अनावरण होने के बाद एक ताकत और देश दुनिया के सामने भारत की रक्षा क्षेत्र में आएगी और भारत इन रक्षा क्षेत्र में और खासकर विमानन के निर्माण में देश दुनिया के सामने एक अपना लोहा भी बन पाएगा। बिल्कुल, भारत की मजबूती को भी पेश करता है विमान नजर आएगा। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज C-295 विमान का अनावरण होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विमान मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भारत की पहल का एक ऐतिहासिक दिन होगा आज, जब C-295 विमान का अनावरण होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी क्षेत्र के इस प्लांट का उद्घाटन करते नजर आएंगे। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान भी, जो उन्होंने कहा कि एक खुशी का अवसर है जब स्पेन के राष्ट्रपति आज इस खास मौके पर यहां पर मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, C-295 विमान के अनावरण के गवाह बनेंगे स्पेन के राष्ट्रपति। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज इसका अनावरण उद्घाटन करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ स्पेन के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में तुलसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 12 महिलाएं राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गाय के गोबर से बने दियों को बना रही हैं। 3 सालों से दिवाली के मौके पर इन दियों को तैयार कर रही ये महिलाएं राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ावा दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में तुलसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 12 महिलाएं राज्य सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गाय के गोबर से बने दियों को बना रही हैं। महिलाओं का कहना है कि 3 सालों से दिवाली के मौके पर इन दियों को तैयार करती हैं, फिर उन्हें जगह जगह जाकर बेचती हैं। 12 महिलाएं मिलकर ये दीपक का बनाते हैं और जैसे समय में आता है उसको बिक्री करवा देते हैं। सभी महिलाएं मिलकर के लगभग एक दीपक 25 पैसे में पड़ती है, पैकेट में 25 रुपए। गांव के लोग हो गए सर, गांव में दे दिए और बाजार में भी ले गए, बाजार के लोग भी लेते हैं। जैसे गोबर गौ का बना हुआ है तो ये शुद्ध माना जाता है अपने लिए। हम यहाँ ये धनौर में ये जो गौशाला है, यहाँ से गोबर इकट्ठा करते हैं हम लोग और गोबर एकत्रित करके हम लोग दिया का निर्माण करते हैं। सभी दीदियों के साथ मिलकर कई सारी दीदियाँ हो जाते हैं जो मिलकर बनाते हैं। जो भी इससे बिक्री होता है 25 रुपये दर्जन ये है। जो भी बिक्री होता है तो उसमें हम सभी दीदियों बांट लेते हैं और ये अधिक से अधिक जैसे गांव में भी और ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं बाजार है वहाँ तक भी इसको ले जाते हैं जिससे बिक्री हो सके। राज्य सरकार के आजीविका मिशन के अधिकारियों के मुताबिक ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। पिछले साल लगभग हमने 75,000 दिए सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बेचा हुआ था, जिससे इनको लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये एक महीने में प्राप्त हुई थी आय। और वो जो आय होती है वो हमारे जो बहनें, हमारे गरीब परिवार की, आदिवासी परिवार की बहनें काम करती हैं, ये उनका है। इस पर एडिशनल कोई पूंजी नहीं लगती है, सिर्फ 2 से 2.5 हज़ार की इनकी मशीन है। गौशाला यही समूह संचालित कर रहा है। इसके साथ साथ ये इनकी एडिशनल आय के रूप में हो जाती है। तो एक परिवार को कम से कम महीने में 10,000 रुपये की इस सीजन में आय प्राप्त होती है। महिलाओं का कहना है
कि इस योजना के जरिए उन्हें कमाई तो होती ही है, इसके साथ ही इको फ्रेंडली तरीके से दिवाली मनाने की मुहिम में सार्थक योगदान देने से भी उन्हें काफी संतुष्टि मिलती है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ दौरा कल है, माफ कीजिएगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल का भूमि पूजन करते नजर आएंगे सीएम योगी और कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का भी भूमि पूजन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और पीएम मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअल शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 148 करोड़ की लागत से होना है ईएसआई अस्पताल का निर्माण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल का करेंगे भूमि पूजन। कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी और पीएम मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 148 करोड़ की लागत से होना है ईएसआई अस्पताल का निर्माण। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मेरठ दौरा कल और मेरठ में राज्य बीमा अस्पताल का करेंगे भूमि पूजन। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कंकरखेड़ा में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का भूमि पूजन करते नजर आएंगे सीएम योगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूमि पूजन में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। देश की बात में यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सुल्तानपुर दौरा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को मारी टक्कर। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत, साथ ही एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां डीसीएम ने बाइक सवार दंपति को 100 मीटर घसीटा। सड़क पर घसीटने के कारण बाइक में लगी आग, जिसके कारण दंपति की मौके पर ही मौत हुई है, तो वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां लहरपुर क्षेत्र के भदफर चौकी इलाके में ये हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां डीसीएम ने बाइक सवार को मारी टक्कर, साथ ही करीब 100 मीटर तक डीसीएम ने बाइक सवार दंपति को घसीटा, जिसमें दंपति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से कादीपुर कोतवाली के सुरापुर में पौराणिक महावीरन धाम, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।